नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी और देश देशांतर लेके आज हम आ पहुंचे हैं बिहार की राजधानी पटना, जहां पर जो चुनावी सरगर्मी है, जो चुनावी जो गर्मजोशी है, वो पूरे शबाब पर यहां मौजूद है। और माना जा रहा है कि ये लोकसभा का 2014 का जो चुनाव था उसके बाद का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव अब तक होने जा रहा है। दोनों जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन और दूसरा जो महागठबंधन है, जो अब कमोबेश लालू नीतीश गठबंधन नजर आ रहा है, उसके बीच बिल्कुल कांटे की टक्कर नजर आ रही है। तो फिर वो कौन से मुद्दे हैं, वो कौन सी चीजें हैं वाकई जो एक गठबंधन को दूसरे गठबंधन पर जीत दिला सकती है? हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, जिनके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार किस तरह से पूरे देश को दिशा दिलाने की, दिशा दिखाने का जो बार बार चर्चा हो रही है, वो कैसे दिखा सकता है बिहार, और किस तरह से ये पूरा चुनाव कहीं ना कहीं अगड़ा वर्सेस पिछड़ा चुनाव हो रहा है। किस तरह से विकासवाद की एक तरफ बात हो रही है और दूसरी तरफ जातिवाद की बात हो रही है। देखने की कोशिश करेंगे, चुनावी तस्वीर समझने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों के जरिए। मेरे साथ डॉक्टर डीएम दिवाकर मौजूद हैं, जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं और एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से आते हैं। दूसरे खास मेहमान हैं डॉक्टर प्रभात घोष, जो कि डायरेक्टर हैं आद्री यानी कि एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत ही रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है ये बिहार का। तीसरे खास मेहमान सरोज सिंह मेरे साथ मौजूद हैं चौथी दुनिया से, और वरिष्ठ पत्रकार निवेदिता भी मेरे साथ मौजूद हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर दिवाकर, अगर आपके साथ मैं शुरुआत कर सकूं, क्यों इस चुनाव को इतना महत्वपूर्ण बताया जा रहा है कि पूरे राष्ट्रीय राजनीति के लिए कहीं ना कहीं एक दिशा दिखाने का काम करेगा? और खासकर ये ऐसे वक्त पे हम बात कर रहे हैं जबकि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अब कुछ ही दिनों में, 2-4 दिन में ही अब चुनाव हो जाएगा बिहार का पहले फेज का। कि दो चीजें हमें साफ दिखती है। एक तो यह कि 2014 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे और उस समय जिस गर्मजोशी के साथ एक नया तस्वीर देश में उभर के आया था, तो उसके साथ कई महत्वाकांक्षाएं भी जगी थी लोगों के बीच में भी, और नए ढंग से लोकतंत्र के प्रयोग को देखने का मौका नए वोटर्स को भी मिले थे। तो जिसके कारण से लोगों को उम्मीदें थी कि उसके साथ वो चीजें बदलेंगी और बिहार और भारत में एक नई तस्वीर दिखेगी। एक तो उनके उस आईने में लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने वर्षों के बाद, अब ये 15 महीने बीतने के बाद जो स्थिति है उसको कैसे समझा जाए। तो जो वो एक 14 के जो त्वरा थी, वो त्वरा ढीली पड़ी है देश में। और बिहार में जब उस राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं तो बिहार का एक अपना पॉलिटिकल लीगेसी है बड़ा लंबा। जब भी देश में कोई नए राजनीतिक स्वरूप बनता है तो कहीं न कहीं से महत्वपूर्ण रूप से बिहार उसका आधार बना है। ये आप कॉलोनियल अगर आप मूवमेंट से दौर करें तो चंपारण सत्याग्रह से लेके जेपी के आंदोलन तक, और बाद में मंडल कमीशन के बाद का दौर, ये पूरा एक बहुत बड़ा दृश्य रखता है कि बिहार बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है राजनीतिक मोड़ में आगे बढ़ने के लिए। तो इसीलिए देश को लगता है कि कहीं बिहार कोई नया प्रयोग तो हमारे सामने नहीं रख रहा है, वो भी खास करके इस उदारीकरण के इस दौर के बाद दुनिया में, जहां एक बार 2008 में ग्लोबल मेल्टडाउन के बाद एक निराशा का माहौल बना, उसमें से निकलता हुआ परिस्थिति। और तब खास करके महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है कि जब पूरा दुनिया विकास के दर में नीचे जा रहा था, तो बिहार जैसे कुछ राज्य, खास करके बिहार, बड़ी ऊंचाई से अपने ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा था। आर्थिक क्या इसके मसले हैं वो मैं जानने की जरूर कोशिश करूंगी, लेकिन दूसरे मेहमानों को भी शामिल कर लेती हूँ। डॉक्टर प्रभात घोष, ये बताइए फिलहाल कि मैं रास्ते में अभी आ रही थी इस कार्यक्रम को करने के लिए, तो ड्राइवर ने मुझसे ये कहा कि ये समझ में नहीं आता कि इस बार बिहार का चुनाव क्यों इतना अहम है, क्यों मेरा वोट इतना अहम हो गया कि प्रधानमंत्री को खुद बार बार चल के बिहार आना पड़ रहा है, क्यों ये चुनाव इतना अहम हो गया कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज, महागठबंधन की तरफ शायद उसका इशारा था कि किस तरह से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक तरफ आ गई हैं और अपने लिए एक तरह से एग्जिस्टेंशियल या अस्तित्व की लड़ाई मान लिया गया है। तो ड्राइवर से आप सहमत हैं क्या? जैसे दिवाकर जी कह रहे थे ना, बिहार का जो पॉलिटिक्स है थोड़ा सा अलग है। बिहार आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक रूप में पिछड़े हुए हैं, लेकिन जहाँ तक राजनीतिक माहौल का सवाल है, बिहार बहुत ही सजाग है, बहुत ही सजाग है। यहाँ पे गांव में भी आजकल चाहे पीछे वर्ग का हो, शेड्यूल कास्ट हो, उनका भी वोट पे योगदान बहुत ज़्यादा होता है। वुमेन में वोटदान बहुत ज़्यादा होता है। इसका कारण ये है कि ये पिछले 25 साल का ही घटना कि बिहार और उत्तर प्रदेश, यही दो प्रदेश है जहाँ पर जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल फोर्सेस थे, क्लास थे, उन लोगों को चैलेंज करने के लिए
एक नया सोशल फोर्स इमर्ज किया है। उस नया सोशल फोर्स का अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, वो अलग बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन किसी भी प्रदेश के देखिए, महाराष्ट्र देखिए, बंगाल देखिए, तमिलनाडु देखिए, जो फोर्सेस आज से 20-30 साल पहले एक दूसरे से लड़ते थे, वही फोर्सेस आज भी लड़ रहे हैं। बिहार और यूपी दो जगह है जहां पर। लेकिन क्या ये लड़ाई बदली है, इसका जो नेचर है वो बदला है? लड़ाई कुछ तो बदला है। पावर स्ट्रक्चर जहां तक सवाल है, आजकल वो बांटा जा रहा है एक दूसरे ढंग से, जो 80 तक बांटा जाता उस ढंग से नहीं बढ़ रहा है। लेकिन फाइनल शेप क्या होगा, एक इसका अंतिम रूप क्या होगा, ये अभी तक तय नहीं पाया 25 साल के बाद भी। सो 2015 का जो इलेक्शन है, वही पुरातन राजनीतिक शक्ति और नए राजनीतिक शक्ति, इन दोनों के बीच में फिर एक बार टकराव हो रहा है, ये जानने के लिए कि अगले 5 साल 10 साल में कौन आगे बढ़ेगा और कौन। बिल्कुल। सरोज जी, ये बताइए कि फिलहाल जिस तरह से हमने देखा कि साल की शुरुआत हुई है बीजेपी के लिए एक बुरे झटके के तौर पर, और पूरी कोशिश इसलिए लग रही है कि साल का जो खात्मा हो वो बेहतरी पे कम से कम हो, अच्छे नोट पर हो। किस तरह से आपको ये लगता है, क्योंकि खासकर बिहार अब तक 15 महीनों का जो कार्यकाल रहा है एनडीए गवर्नमेंट का सेंटर में, सिर्फ बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट रही है, जो पहली बार चुनाव में जा रहा है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि महाराष्ट्र जैसा चुनाव है, हम ये नहीं कह सकते हरियाणा जैसा चुनाव है, हम ये भी नहीं कह सकते कि ये दिल्ली जैसा चुनाव है, इसीलिए अलग है ये चुनाव। देखिए, जो आपने अपने ड्राइवर की बात बताई है, जो चर्चा हो रही थी, एकदम सही कहा आपके ड्राइवर ने कि बिहार का जो ये चुनाव हो रहा है, इसका एक एकदम एब्सोल्यूट इसका पॉलिटिकल वैल्यू है। इंडिविजुअली, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी के लिए हो, नीतीश कुमार जी के लिए हो, लालू जी के लिए हो, या फिर कांग्रेस के लिए हो, उसका अपना अपना सेगमेंट है। एक अगर आप लालू जी के लिहाज से देखेंगे इस चुनाव को, बिहार के चुनाव को, जो आप बोलती है कि इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया, दुनिया भर के पत्रकार आ रहे हैं, दुनिया भर की नजर बिहार के चुनाव पर लगी हुई है, तो लालू यादव अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं अपने बेटे को एस्टेब्लिश करने के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए। उनके लिए 2015 का जो ये चुनाव हो रहा है, विधानसभा का चुनाव, वो अंतिम मौका है। नरेंद्र मोदी के लिए ये इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है, जैसा आपने खुद कहा कि एक दिल्ली में उनको झटका लग चुका है, उस झटके से उभरने के लिए और आने वाले यूपी के चुनाव के लिए, बंगाल के चुनाव के लिए, या फिर भारत में आगे बढ़ने के लिए उनको यहाँ का चुनाव लड़ना, जीतना बहुत जरूरी है। चूंकि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, चूंकि वो बार बार यहाँ आ रहे हैं, और चूंकि वो अपना चेहरा, एक तरह से देखा जाए नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो अगर ये जीत हासिल नहीं होती है तो क्या ये केंद्र सरकार के काम पर रेफरेंडम होगा बिहार चुनाव? इसमें थोड़ा सा हम अंतर करेंगे कि चुनाव बिहार का हो रहा है, चुनाव ये बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है, दिल्ली का चुनाव नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ पर सवाल जवाब नीतीश कुमार से किया जाएगा कि आपने 5 सालों में क्या किया, नरेंद्र मोदी ने 15 महीने में क्या खोया, क्या पाया, देश को क्या दिया, देश को क्या देने वाले हैं, वो यहाँ के चुनाव का एजेंडा नहीं होना चाहिए। यहाँ के चुनाव का एजेंडा होना चाहिए कि 5 साल आपने जो सरकार चलाई नीतीश कुमार ने, उन्होंने बिहार को क्या दिया है, क्योंकि चुनाव बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है। बुनियाद पर ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम अमित शाह की कि हमें वोट दीजिए। अगर 15 साल का कार्यकाल नहीं है, अगर गुजरात में 15 साल नहीं है, तो फिर बुनियाद क्या है उनके वोट मांगने की? उनके वोट मांगने का सबसे बड़ा आधार यह है कि विकास, जैसे आप जो कह रहे हैं कि हम विकास करके देंगे, हम विकास करके दिखाएंगे। कौन सा विकास? विकास जो बिहार जो 15 सालों में या 25 सालों में जो कहा जाता है कि जिस रफ्तार से बिहार को आगे जाना चाहिए था, बिहार आगे नहीं जा पाया, जिसकी वजह बहुत सारी वजह हैं, यहाँ गिनाना जरूरी नहीं है, सभी लोग। निवेदिता जी जो मुस्कुरा रही है, लगता है जवाब देना चाहिए। नमिता जी बताएंगे, अपनी बात बताएंगे। दो महत्वपूर्ण बातें हैं, एक है हमारे सामने गुजरात का मॉडल, जहां हमने देखा है कि लगातार प्रदर्शन हुए हैं पिछले कुछ दिनों में कि बेरोजगारी है, वहां लोग खुश नहीं है, वो लोग जो सत्ता में हैं, वो लोग जिनके कई उस समुदाय से कई लोग मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो यानी वो मॉडल भी उतना कामयाब कम से कम यहाँ बिहार में नजर नहीं आ रहा कि उसको एक मॉडल के तौर पर पेश किया जा सके। 15 महीने का कार्यकाल क्या जो केंद्र सरकार का है, उस पर लोग विश्वास करके वोट करेंगे बीजेपी को, एनडीए को? सीधे सीधे इसको नीतीश की लड़ाई की तरह हम नहीं देखते हैं, क्योंकि नीतीश के साथ लगभग 8 साल तक भाजपा भी रही है और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश मिलके काम करते रहे, इसलिए ये नहीं कह सकते हैं कि वो कह के पल्ला नहीं छुड़ा सकते हैं। ये वजह है क्या कि नीतीश कुमार पर सीधे हमला नहीं हो रहा है बीजेपी की तरफ से? हाँ, नहीं, सीधे हमला तो होगा अब उन पे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वो इस बात से मुकर नहीं सकते हैं कि बिहार में सिर्फ नीतीश की सरकार थी, बीजेपी भी थी, और उतने सालों में अगर डेवलपमेंट का मुद्दा था तो क्या किया,
और जबकि उनके कई मिनिस्टर्स थे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोदी थे और हेल्थ मिनिस्टर थे उनके। तो आप देखें अगर पूरा सिनारियो बिहार का कि किस किस फ्रंट पे पिछले 8 साल में क्या हुआ, उनके जो मिनिस्टर्स थे। इसलिए ये अगर कहा जाए कि भाई नीतीश ने कुछ नहीं किया तो उसका श्रेय बहुत हद तक भाजपा को भी जाता है कि आपने भी बिहार के लिए पिछले 8 सालों में कुछ नहीं किया। लेकिन उनकी दलील तो ये है कि जितने साल बीजेपी साथ में रही उतने साल विकास हुआ, जो विकास पुरुष बन गए थे। हम भी लगातार हेडलाइंस देखते थे अखबारों में कि जो है वो अकेले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए। मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि नमिता जी ने जो बात उठाई कि जो बीजेपी के मंत्री थे, आप नीतीश कुमार की जो उपलब्धियां बताई जाती है जिस जिस हेड में, उस सारे हेड में मंत्री बीजेपी के थे, चाहे वो रोड का सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर हो, वहां पे मंत्री बीजेपी के थे। इसलिए इस बात को भी नमिता जी आपको ध्यान में रखना चाहिए। हम तो वही कह रहे हैं कि आप जहां विकास की जो बात हो रही है तो दोनों मिलकर सरकार बना रहे थे। अगर बिहार का विकास जो इंडेक्स देखें, अब दिवाकर जी बेहतर बताएंगे कि बिहार में जो विकास की जो ऊंचाई है किस किस फील्ड में हुआ, आम लोगों के जिंदगी में कोई खास बेहतरी नहीं हुई। हालांकि मैं पढ़ रही थी कि सोशल सेक्टर स्पेंडिंग जो है बिहार की वो अन्य राज्यों से काफी बेहतर है, बढ़ी है, और इसके अलावा जो जीडीपी है वो भी नेशनल एवरेज से कहीं ज्यादा है। पहले से थोड़ा बेहतर हुआ, लेकिन हम ये कह रहे हैं नहीं, जो बढ़ने का जी जी, लेकिन पहले से बेहतर हुआ है ये है। लेकिन हम कह रहे हैं कि जो जैसे स्वास्थ्य के मामले में बहुत खराब स्थिति है अभी भी। अब दोनों जो पार्टियां जो क्लेम कर रही है, एक तरफ विकास का नारा, आपने खुद कहा कि विकास का नारा दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये जाति जैसे मुद्दे, धर्म जैसे मुद्दे कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, और ये बिल्कुल सही है। आप जब नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं तो हम गुजरात के मॉडल की बात करते हैं, और गुजरात के मॉडल के जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वहाँ हर 3 मिनट पर एक महिला का बलात्कार हो रहा है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी उतना इंडेक्स में कम है, बच्चे वहाँ भूखे मर रहे हैं। इसलिए ये एक लफाजी करना चुनावी। चलिए बीजेपी की रणनीति समझने की कोशिश करते हैं हम। डॉक्टर दिवाकर ये बताइए कि फिलहाल क्या रणनीति है आखिर बीजेपी की? अगर अपर कास्ट हम देखें कितनी उन्होंने फिलहाल टिकट दिए हैं, तो उस लिहाज से देखा जाए तो काफी 160 में से जो है 65 अपर कास्ट को उन्होंने टिकट दे दिए हैं, जो दरअसल उनकी तादाद से कहीं ज्यादा है। थोड़ा और जोड़े उनके मार्जिनल साइड तो 50 ही करीब आते हैं, इतना आ जाता है। जी हाँ, और इसके अलावा फिर जिक्र ये भी हो रहा है कि एक तरफ आरएसएस की तरफ से बयान ये आ गया है कि भी फिर से जो है रिव्यू होना चाहिए आरक्षण पर, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि बयान आ गया है, हालांकि उसको अलग तरीके से करने की कोशिश की जा रही है कि ओबीसी ही यानी पिछड़ा ही जो होगा वो बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा बीजेपी की तरफ से। तो एक तरफ विकासवाद और दूसरी तरफ पिछड़ा मुख्यमंत्री बनेगा, कैसी रणनीति आप देख रहे हैं? देखिए, मैं तो 2 तरह से देखता हूँ। एक तो ये कि जो आपने पहला सवाल जोड़ा था उसके साथ कि बीजेपी के लिए बिहार का जीतना उसके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा का सवाल है, लेकिन बीजेपी के अंदर जो कलह है जिसके कारण से वो अपना मुख्यमंत्री चुन नहीं पा रहे हैं, किसको चुने कि दूसरा नाराज ना हो, ये मतैक्य नहीं हो पा रहा है बीजेपी की। लेकिन बात तो ये भी हो रही है कि ये ट्रेंड है महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक उन्होंने नहीं, अब वही दिक्कत है कि महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह बिहार के राजनीति को आप नहीं देख सकते। यहाँ का जो पॉलिटिकल एस्पिरेशन है वो उस तरह से यूनिफॉर्म फ्रेम में आप नहीं देख सकते इसको। इसके अपने सेगमेंट के अपने इंटरेस्ट हैं, और दिल्ली में घोषित किया था उन्होंने मुख्यमंत्री का कैंडिडेट, और उसके बाद जो स्थिति हुई वो आपने देख लिया। तो यानी नीति के तौर पे नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। दूसरा जो इनके लिए सवाल है, देखिए मूल सवाल है कि ये 2 बार अपने रणनीति से पीछे हटे हैं। केंद्र में महत्वपूर्ण निर्णय जिसको इन्हें लागू करना था ये नहीं लागू कर पाए, जैसे भूमि अधिग्रहण का सवाल बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था, जहां ये नहीं कर पाए। वो सिर्फ इसलिए नहीं कर पाए कि राज्यसभा में इनके पास जो नंबर चाहिए वो नहीं है, और जिसके कारण से जो भी इनका पॉलिटिकल कमिटमेंट कॉर्पोरेट हाउसेस को है वो ये डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। अब वो देख ये रहे हैं कि अगर बिहार में हम चूक गए तो हम ये कर ही नहीं पाएंगे, राजनीतिक गाड़ी इनके हाथ से चली जाएगी। तो जीवन मरण का प्रश्न वो है इनका, जनता नहीं है। वो देखने में भले ही लग रहा हो, ऐसा नहीं है। एक दूसरा प्रश्न है कि यदि आप वो मोहन भागवत का बयान देखते हैं तो अपर कास्ट के वोट को कंसोलिडेट करने की कोशिश करने के लिए अपर कास्ट का बयान, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि सोची समझी बात थी, ये जबान की फिसलन नहीं? नहीं, जबान की फिसलन तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बार बार रिपीट करते हैं वो। और उसके बाद जब मोहन भागवत जो जिनके यहाँ पूरा कैबिनेट जाके रिपोर्ट करता है। लेकिन एक दूसरी बात भी है कि उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी आते हैं बिहार में तो उस वक्तव्य पर चुप्पी साध लेते हैं।
इतना गर्म बयान और उस पर में प्रधानमंत्री जी का कुछ नहीं बोलना, ये बड़ा एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। दूसरे तरफ यदि वो पिछड़ा का मुख्यमंत्री होगा और बाद में यादव मुख्यमंत्री होगा, इस तरह का बयान गिरिराज सिंह जैसे लोग जब देते हैं, तो एक दूसरा पक्ष भी है, क्योंकि दलित और पिछड़ों का जो बहुत बड़ा समुदाय वोटर का है, उसको भी नाराज करना उनके लिए खतरे से खाली, क्योंकि खाली अपर कास्ट वोट से भी जीतना मुमकिन नहीं जीत पाएंगे। जी हाँ, तो बैलेंस बनाने की कोशिश जी हाँ, डॉक्टर घोष, आपको लगता है कि महागठबंधन के पास कम से कम इस लिहाज से तो एक एज है कि उनके पास एक क्लियर कट फिगर है कि ये हमारे चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट होने जा रहे हैं, और एक ऐसी छवि जो कि बिल्कुल बेदाग है, एक ऐसी छवि जो वाकई विकास के लिए जानी जाती है, चाहे एक तरह के बीजेपी कितने भी आरोप लगा ले? देखिए, बीजेपी के साथ लोग कंपेयर करते हैं कि मध्य प्रदेश में उसने कैंडिडेट नहीं दिया था, महाराष्ट्र में नहीं दिया था, राजस्थान में नहीं दिया था। ये तीनों राज्यों में ना बीजेपी से कैंडिडेट था मुख्यमंत्री, ना ऑपोजिशन के कैंडिडेट। ये बहुत महत्वपूर्ण बात, दोनों बात किसी ने नहीं दिया। एक ही जगह था जहां पर पहले ऑपोजिशन ने कैंडिडेट दिया, फिर बीजेपी ने कैंडिडेट दिया। बिहार एकमात्र जगह है जहां पर ऑपोजिशन ने दिया लेकिन बीजेपी पे नहीं दिया, और बीजेपी पे ये एक प्रकार का मजबूरी है कि वो किसी को नाखुश नहीं करना चाहते, किसी को नाखुश नहीं करना चाहे, चाहे फॉरवर्ड हो, मिडिल कास्ट हो, शेड्यूल कास्ट हो, मुस्लिम हो, किसी को नाखुश नहीं करना चाहते। रही बात महागठबंधन का, हम समझते हैं कि बिहार में ये जो विकास का राजनीतिक प्रश्न है, बीजेपी की तरफ होगा, मैं ये पूछ रही हूँ, बीजेपी की तरफ से इस प्रकार का कुछ प्रचार हो रहा है कि हम विकास करने वाले हैं और हमारे प्रतिपक्ष जो है वो शायद विकास के प्रति उतना प्रतिबद्ध नहीं है। मेरे ख्याल है बिहार में विकास के एजेंडा पिछले 10 साल से जब से ये हुआ इतने सख्त हो चुका है, इसका मूल इतना पकड़ लिया होगा, कोई भी पार्टी इस इलेक्शन में जीते वो विकास के एजेंडा से भाग नहीं सकते। बिल्कुल भाग नहीं, असंभव है। ये हमारा परमानेंट एजेंडा हो चुका है कि विकास, क्योंकि पिछले 10 साल में हम लोगों ने विकास का कुछ स्वाद हम लोगों ने मिला। कई एक जगह कमी है, ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ हो चुका है, लेकिन जो नीतीश कुमार ने अभी तक काम किया है, उनका परफॉर्मेंस है, मैं पूछना ये चाहती हूँ कि जो परफॉर्मेंस है, क्या ये वोटर्स को कन्विंस करने के लिए काफी है कि नीतीश कुमार उन्हें फिर से चाहिए? ये वोटर जरूर इसको देखेंगे, किसी भी वर्ग का हो, कि पिछले 10 साल में हमने क्या क्या प्राप्त किया। लेकिन आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, बिहार का अगर पॉलिटिक्स से देखे, राजनीति को देखे, बिहार में विकास ही एकमात्र एजेंडा नहीं है, और विकास के लिए जो भूख है वो साफ तौर पर हर किसी आदमी में नजर आती है। बिल्कुल एजेंडा है, बहुत प्राथमिकता उसका है, लेकिन विकास ही एकमात्र एजेंडा नहीं। एक सामाजिक न्याय का प्रश्न है जिसमें बिहार सिर्फ पिछले 25 साल नहीं, मैं आती हूँ बिहार, ये जो विकास की जो इंट्रिकेसीज हैं, जो बारीकियां हैं विकास की, जिसको ऐसा लगता है कि पहचान के सवाल को एक तरफ करके सिर्फ विकास की बात हो रही है, मैं आती हूँ उसकी तरफ। सरोज जी, ये बताइए, फिलहाल आपने कहा कि लालू यादव अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा क्यों कहा आपने, पहली बात, और दूसरी बात यह है कि जो 90 के दशक को दोबारा याद दिलाना चाह रहे हैं लालू यादव, एक तरह से पिछड़ों को ये बताना चाहते हैं कि कम से कम उनका जो क्लेम है, पता नहीं उसको कितना सब्सटेंशिएट हम कर सकते हैं, लेकिन उनका जो क्लेम है कि उन्होंने एक तरह से बिहार की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया है, बिहार की राजनीति इरिवर्सिबल बना दी है लालू यादव ने। क्या आपको लगता है कि वो 90 के दौर की जो यादें हैं, कुछ लोगों के लिए खुशनुमा हो सकती हैं, कुछ के लिए नहीं हो सकती हैं, उसकी कोई अपील है अभी? देखिए, कोई भी जो योद्धा होता है वो अपने आजमाए हुए हथियार को ही यूज करता है, और जो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये लड़ाई उनके लिए जीवन मरण की लड़ाई है। तो लालू प्रसाद भी आरक्षण, जिस आरक्षण की बात कर रहे हैं, आरक्षण उनका आजमाया हुआ हथियार है। 90 से जो उनकी ये जो राग चला रहे हैं, आरक्षण आरक्षण आरक्षण, उसका उनका फायदा मिला है। उनका 15 साल का जो सत्ता काल रहा है वो निश्चित तौर पर आरक्षण के बुनियाद पर ही है। आरक्षण के नाम पर उन्होंने वोट लिया, आरक्षण के नाम पर सरकार बनी, और आरक्षण के नाम पर वो आगे बढ़ते चले गए। लेकिन जब से जो 2005 का काल शुरू हुआ, नीतीश कुमार का पीरियड शुरू हुआ, एक जैसा कि बता रहे थे दिवाकर जी भी, कि विकास की एक बात शुरू हुई, विकास की भूख लोगों में जली, और करीब 10 साल का जो शासन चला है उसमें विकास भी बिहार के राजनीति के एजेंडे में शामिल हो गया।
तो कहीं न कहीं से लालू यादव अपने 90 वाले उस हथियार को 2015 में यूज करना चाहते तो हैं। उतना पहना है वो हथियार या उसमें जंग लगी है? वही चीज है ना कि एक तो कोई नए हथियार, चूंकि विकास की बात लालू यादव नहीं कर सकते, वो सरकार में नहीं है, क्या वादा कर सकते हैं? वादा नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो उनके पास तो सबसे बड़ा हथियार आरक्षण ही है, जिसको वो आजमा चुके हैं। माई समीकरण को आजमा चुके हैं, आरक्षण को आजमा चुके हैं। इसलिए आपने गौर किया होगा, जो 2015 का उनका चुनाव कैंपेन चल रहा है, इन्हीं दो चीजों पर चल रहा है, आरक्षण और माई। इसके अलावा उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। और बार बार मोहन भागवत के बयानों को जो जिक्र कर रहा है, मोहन भागवत ने एक बात कही कि भाई आरक्षण को सोचा जाए, इस पर विचार किया जाए। ऐसा बात सोचने का मतलब उसको खत्म कर देना थोड़ी होता है। अगर कोई चीज पर बहस होती है, विचार होता है, 5 लोग बैठ के विचार करते हैं, तो हम लोग भी किसी चीज पर विचार कर रहे हैं। निष्कर्ष ये भी निकल सकता है कि आरक्षण रहने दिया जाए। हो सकता है कि उनको मोहन भागवत ही कहें कि इनको और मजबूती से लागू किया जाए। ये कोई बात नहीं हुई। अगर किसी चीज पर हम बहस कर रहे हैं तो उसको खत्म ही कर रहे हैं। इसलिए बार बार दूसरी बात सर ने कहा इम्पोर्टेंट है जी कि नरेंद्र मोदी ने आके इस समय पे क्यों दिया आरक्षण का बयान? जी, एक चीज मैं पहले बोल देता हूँ, जैसे नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं बिहार की सभा में उनका खंडन किया, जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुद आके कह दिया कि आरक्षण के पर हम कोई कंसीडर नहीं कर रहे हैं, आरक्षण यथावत लागू है, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है बेगूसराय में, तो उसके बाद नरेंद्र मोदी को उसके बोलने की जरूरत ही क्या है? उसका तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए इन सब चीजों को जो आजमाए। नहीं, आपको ये तो नहीं लगता कि जो ये कंफ्यूजन हो गया, एक असमंजस सा हो गया, इससे भी फायदा हो जाएगा? किसको? बीजेपी को। बीजेपी को तो फायदा किस रूप में होगा? बीजेपी अपने गेम प्लान के अनुसार चल रही है, आरजेडी अपने प्लान से चल रही है, जेडीयू अपने प्लान से चल रही है। निवेदिता जी, आप बताइए, लालू यादव को पढ़ने की दोबारा जरूरत है कि लालू यादव आखिर किन लोगों को अपील कर रहे हैं, फिर से किस तरह की अपील कर रहे हैं? जो होर्डिंग्स हैं अभी कम से कम वो बताती हैं कि वो गरीबों की बात कर रहे हैं, मजदूरों की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं। उनकी जो अपील है, जो नई ताजगी के साथ वो लेकर आए हैं, क्या वाकई जिस तरह से वो जल्लाद वर्सेस जंगल राज का जो एक ये पूरा कंपैरिजन है, कितनी अपील है इसकी? देखिए, अभी जो बात हो रही है, लालू प्रसाद उस तरह नहीं है जो कि 15 साल पहले जो छवि उनकी दी गई कि जंगल राज, और उन्होंने अपनी उस छवि का भी बड़ा बढ़िया इस्तेमाल किया। और उनके होर्डिंग्स अगर आप देखें, आप बात कर रही थी कि दिया गरीबों को आवाज तो कहते हो जंगल राज, तो उन्होंने बहुत चालाकी से और बढ़िया से, और ये श्रेय तो हमें जंगल राज का नाम किसने दिया, ये भी महत्वपूर्ण है। हाँ, किसने दिया? किसने दिया? तो ये इस तरह के होर्डिंग्स हैं जो गरीबों को अपील कर रहा है, दलितों को, और जो मार्जिनलाइज पीपल्स हैं हमारे यहाँ, उनको वो अपील कर रहा है। इसलिए लालू यादव एक बड़ा फेनोमेनन है, और बिहार की राजनीति को अगर उसने एक नई दिशा दी तो इसका श्रेय तो लालू यादव को जाता है। ये दूसरी बात है कि जितना नब्ज बिहार के लोगों पर उनका था, उन्होंने उस हिसाब से बिहार के लोगों को नहीं दिया, लेकिन इस बात का एहसास भी है, जो दिखता है हम लोगों को कि है कि उनको लगता है कि क्या ये अंतिम लड़ाई है, जिस तरह से सरोज जी कह रहे हैं कि लालू यादव अगर ये चुनाव किसी तरह से उतनी अच्छी तरह नहीं जीते, राजनीति में कोई अंतिम लड़ाई नहीं होती, मैं मानती हूँ। और लालू यादव सिर्फ अपने बच्चों को नहीं, सारी पार्टियां अपने यहाँ सारे रिलेटिव्स को और अपने जिसको कहते हैं परिवारवाद को सबने किया है। अब भाजपा में देखिए रामविलास पासवान अपने बेटे को तरजीह दे रहे हैं। नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि सारे राजनीतिक दल इन आरोपों से अछूते नहीं रह सकते, और भारतीय जनता पार्टी भी बहुत मासूम छवि नहीं है वो कि वो सिर्फ विकास की बात कर रहे हैं। 2-3 अहम मुद्दे बचे हैं। डॉक्टर दिवाकर, ये बताइए कि फिलहाल पूरे देश भर में मुद्दा छाया हुआ है, बीफ बैन का मुद्दा है। दादरी में हम जानते हैं कि एक शख्स को जो है एक शक में कि शायद उसने बीफ खाया होगा या रखा होगा, हत्या कर दी गई। पूरे देश में इसको लेकर काफी बेचैनी है। बिहार इसको किस तरह से देख रहा है? क्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई चुनाव पर असर पड़ने जा रहा है? देखिए, बिहार में जो चेतना है धर्मनिरपेक्षता की, वो बाकी राज्यों से बेहतर है। पिछले लंबे समय में जब भाजपा के साथ भी नीतीश थे, तो ये बड़े खुले तौर पर लोग स्वीकार कर रहे थे कि यहाँ की भाजपा थोड़ी अलग है बाकी राज्यों से। बल्कि सुशील मोदी ने इंटरव्यू में ये बात कही है कि एंटी मुस्लिम इमेज बिहार में बीजेपी की नहीं है। उन्होंने ये भी कह दिया कि कहीं हो तो हो, बिहार में नहीं है। एग्जैक्टली। तो कहना ये चाहता हूँ कि जो बिहार में जो धर्मनिरपेक्षता की समझ या लोगों के साथ मिल के रहने की समझ है, वो बेहतर है, और इसका श्रेय लालू यादव को जाता है। कंसिस्टेंटली जो अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी होके कंसिस्टेंट अडवाणी का रथ रोका, अडवाणी का रथ रोका बहुत बड़ी बात है ना। और उसके बाद
अब जो एक दूसरा पक्ष सामने जो मजबूती से आ गया है कि पिछड़ी जातियों में विकास की राजनीति करने वाले नीतीश उनके साथ करें। तो जहां तक विकास का पॉजिटिव इमेज वो भी उनके साथ करा है, नीचे के आवाज का नेता वो आज भी स्वयं है। जितने लोग आज प्रकारांतर से दूसरे पार्टी में पिछड़े जाल के नेता बन के आ रहे हैं, ये सब लालू की देन है। उनके आंदोलन के साथ निकले हुए नेता ये लोग हैं। तो आज भी जहां कहीं से लोग निकल के आ जाएं, लेकिन मास लीडर के रूप में लालू की पकड़ और लालू के साथ पिछड़ों का संबंध वो बरकरार है, मजबूती। डॉक्टर घोष, अभी फिलहाल कई पैरोकार आ गए हैं फिलहाल मुस्लिम वोट लेने के लिए। इधर MIM आ चुका है, समाजवादी पार्टी भी शामिल है, बीजेपी भी ये कहती है कि हम दरअसल बिहार में एंटी मुस्लिम नहीं है। सुशील मोदी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा सवाल मैंने पूछे मुस्लिम मुद्दों पर, मैं हर साल जो है पिछले 25 साल से इफ्तार कराता आया हूँ। तमाम यानी दावा वो कम से कम रख रहे हैं कि मुझे भी मुस्लिम वोट चाहिए। किस तरफ आपको मुस्लिम मानस जाता हुआ नजर आ रहा है? क्यों? क्या वाकई उसके पास विकल्प नहीं है महागठबंधन के अलावा कहीं जाने का? नहीं, ओवैसी जो पार्टी है एक सामने करके है, SP के कुछ लोग खड़े होंगे, वो भी उनके साथ है। लेकिन आमतौर पर बिहार में चुनाव में जाति या धर्म का रोल दुर्भाग्यवश बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। लोग माने चाहे नहीं माने। तो एक प्रकार का ब्लॉक वोटिंग का टेंडेंसी है यहाँ पे है। दूसरे हिस्सों से ज्यादा है, दूसरे राज्यों से? यूपी के तुलना में नहीं, लेकिन बाकी राज्यों के तुलना में तो है। ये दुर्भाग्यवश है। वो जो जातीय समीकरण होता है या धार्मिक समीकरण होता है, उसका भी एक सामाजिक पहलू है, वो अलग बात है। लेकिन इस प्रकार का वोटिंग सवाल जी, संक्षेप में समय में संक्षेप में मेरे ख्याल में दो सामाजिक समूह जो ब्लॉक वोटिंग का हमको लगता है करेगा। एक उच्च जाति के लोग वो ब्लॉक वोटिंग करेंगे, बीजेपी के लिए करेंगे, NDA के लिए करेंगे। एक मुसलमान लोग है, उसका भी हम समझते हैं ओवैसी छोड़ करके, SP छोड़ करके, उनका भी हम समझते हैं ब्लॉक वोटिंग करेंगे महागठबंधन के लिए। इसके अलावा जितने जात या धर्म वो प्रेडिक्टेबल नहीं है, वो प्रेडिक्टेबल नहीं है, उनके वोट बांटने वाले हैं। और ये इस प्रकार से अच्छा है। चलिए, समय मेरे पास बहुत कम है, आखिरी 1 मिनट बचा है। जल्दी से मुझे बता दीजिए कि क्या वाकई ये चुनाव अगड़ा वर्सेस पिछड़ा बन ही गया है, जातिवाद वर्सेस विकासवाद? एकदम निश्चित तौर पे ये चुनाव है 15 का, ये अगड़ा पिछड़ा में करीब करीब नेताओं ने इनको बांट दिया है। जनता भी उसी रूप में इसको स्वीकार कर रही है कि अपर कास्ट वोट जो है वो NDA को जाएगा, बाकी जो ये पिछड़ा वोट है जो जाएगा वो महागठबंधन को जाएगा। उधर ज्यादा हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज इसमें जो सबसे बड़ा की फैक्टर है कि जो अति पिछड़ा और महादलित का वोट है, ये इसमें अभी थोड़ी चुप्पी है। जिसका ताला जैसे जैसे खुलेगा, बिहार की राजनीतिक तस्वीर और साफ होती चली जाएगी। नहीं, लास्ट कमेंट यही है कि चाहे जो भी राजनीति हो, बिहार की सबसे बड़ी बात है कि उसने हमेशा एक नई दिशा दी है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि कास्ट एंड रिलीजन और के बंटने के बावजूद जरूर एक नई धमक होगी इस चुनाव में। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है आम आदमी का, वो मुद्दा लोगों को समझ में आ रहा है कि अब विकास का मतलब सिर्फ सड़कें बना देना नहीं है। विकास का मतलब कोसी जैसी चीजों का मतलब इंसाफ भी होगा। हाँ, इंसाफ भी होगा, कोसी बराबर बढ़ना चाहिए। विस्थापित लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निवेदा जी, सरोज जी और डॉक्टर दिवाकर, साथ ही डॉक्टर घोष। तो साफ तौर पर यहाँ वोटर को, कम से कम जिस ड्राइवर से मेरी बात हुई, अगर उसको प्रतिनिधि माना जाए एक आम बिहार के आदमी का, एक आम वोटर का, तो कम से कम उसको ये अंदाजा है कि उसका वोट कितना कीमती है। इस बार बेहद दिलचस्प बिहार का चुनाव होने जा रहा है। फिर हम हाजिर होंगे एक नया आकलन लेके। फिलहाल के लिए भी इतना ही। नमस्कार।